जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि किस तरह से जो भी एलिमेंट्स हमें पता है उनको हम लोगों ने एक क्लासिफाई करा है, किस तरह से क्लासिफाई किया है, कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे, किस तरह से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम लोगों ने एक सिस्टम को देखा है कि किस तरह से अलग अलग साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन के अलग अलग तरीके बताए और अल्टीमेटली आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आए हैं। ठीक है, तो किस तरह से हम आगे बढ़े हैं और क्या हमारा कैटेगराइजेशन रहा है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, एक एक चीज को हम लोग समझने वाले हैं। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये हम समझने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे कि क्या हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। रिवीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रिवाइज आर प्रीवियस चैप्टर। उसके बाद में हम लोग देखेंगे डुबेरेनर्स के ट्राइड्स। डुबेरेनर्स ट्राइड्स बेटा ये कुछ भी नहीं है, स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट ने शुरुआत की थी क्लासिफाई करने की, तो यहां से शुरुआत हुई थी। उसके बाद में न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स आए थे, उसके बाद में मेंडलीव्स की आई थी पीरियोडिक टेबल, और फिर उसके बाद में आई थी हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसी को आज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत हम किससे करने वाले हैं बेटा? रिवीजन से। हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कार्बन के बारे में और उसके कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, हम स्पेसिफिकली सिर्फ कार्बन और उसके कंपाउंड्स की बात क्यों कर रहे थे? क्योंकि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है जो हमें हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। स्पॉन्जबॉब याद है, उसने क्या बोला था? कार्बन इज एवरीवेयर। क्यों कार्बन इज एवरीवेयर? रीजन क्या है कार्बन का एवरीवेयर होने का? तो उसके 3 रीजंस मैंने बताए थे। सबसे पहला बताया था कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी यानी कि वो लॉन्ग चेन्स बना रहा था। ठीक है, चेन्स बना रहा था, लीनियर चेन्स, ब्रांच चेन्स, साइक्लिक चेन्स। क्यों बना पा रहा था? कार्बन की ही यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं? और भी एलिमेंट्स बनाते हैं, और भी एलिमेंट्स कैटिनेशन शो करते हैं, लेकिन कार्बन जो कैटिनेशन जिस एक्सटेंट तक शो करता है उस एक्सटेंट तक दूसरे एलिमेंट शो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कार्बन को जो बॉन्ड होता है वो होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इसीलिए इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है कि ये बहुत लॉन्ग चेन्स बनाता है, इसीलिए बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। दूसरा, टेट्रावेलेंसी। ठीक है, टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या है कि वो कार्टून याद है जिसमें कार्बन के 4 हाथ निकले हुए थे, यानी कि ये 4 मोनोवेलेंट एटम्स के साथ में कंबाइन कर सकता है और अलग अलग कंपाउंड्स बना सकता है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने समझा था। उसके बाद में इसका स्मॉल साइज होता है। ठीक है, स्मॉल साइज की वजह से क्या होता है? स्मॉल साइज होगा तो जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के पास में ही होंगे शेल्स, तो दूसरा जब एटम से ये कंबाइन कर रहा होगा तब जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है उसकी वजह से बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, स्मॉल साइज का ये फायदा हो जाता है कार्बन के पास में। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो स्टेबल कंपाउंड्स बनेंगे, ज्यादा कंपाउंड्स बनेंगे। ये 3 मेजर रीजंस थे कि जो हमारे कार्बन होता है वो इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बना रहा होता है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि कार्बन, अगर कार्बन एटम को स्टेबल होना है तो उसके पास में 2 तरीके होते हैं, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे। ठीक है, दोनों ही चीजें नहीं कर पा रहा था। 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर पा रहा था क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही थी और स्टेबल होने के लिए ज्यादा मेहनत कोई भी एटम नहीं करना चाहता। ठीक है, इसीलिए ये एनर्जी यहाँ पे नहीं देगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स देने वाला कंडीशन चला गया था। 4 इलेक्ट्रॉन्स ले क्यों नहीं सकता? क्योंकि 6 प्रोटॉन्स होते हैं उसके पास में। ठीक है, और 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, ये 4 और ऐड हो जाएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं लेकर चल सकता, इसीलिए ये वाला भी हमारा गलत हो गया था। ठीक है, तो अब कार्बन क्या करेगा? तो अब कार्बन बना रहा था हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा था? वो दूसरे कार्बन एटम से बोल रहा था कि ये मेरे 4 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे आउटर मोस्ट के, तुम भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ में शेयर कर लो, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड का तकिया कलाम क्या था? शेयरिंग इज केयरिंग।
शेयरिंग इज केयरिंग। इसी बेसिस पे ये चल रहा था और ये दूसरे एटम के साथ में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके रह रहा था। जो दोनों के इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं वो इसकी भी जायदाद है, वो इसकी भी जायदाद है। यहाँ पे लेन देन नहीं हुआ, ट्रांसफर नहीं हुआ, बल्कि ये जुड़कर रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को स्टेबल कर रहे हैं। ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन था। जब हम लोगों ने आयनिक बॉन्ड की बात करी थी तब जेम्स बॉन्ड जैसे आयनिक बॉन्ड स्वैग में खड़ा हुआ था। बिल्कुल आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा था, वहां पे एक तकिया कलाम लिखा ही हुआ था उसका, टेकन, ठीक है, नॉट शेयर्ड, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो रहा था, शेयरिंग नहीं हो रही थी। अब इसी से हमें एक बात पता चली थी कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसका लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट था, आयनिक बॉन्ड का इतना लो मेल्टिंग नहीं था, थोड़ा हाई था। क्यों था? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड में इंटरमोलिक्यूलर जो अट्रैक्शन होता है वो कम होता है। एटम एटम में तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, लेकिन इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन कम होता है जो आयनिक बॉन्ड में ज़्यादा होता है। इसीलिए इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स थे और मेल्टिंग पॉइंट्स थे उनमें हमें फ़र्क देखने को मिल रहा था। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि कार्बन बहुत सारी इस तरह की चेन्स बना रहा था, ठीक है, चेन्स बना रहा था, तो हमने इसे नाम दिए थे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ठीक है, इस तरह से नाम चलते गए थे। उसके बाद में मैंने ये बताया था अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो इन लगाएंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो आइन लगाएंगे, ये बताया था, ठीक है। इसके बाद में क्या बताया था मैंने कि अगर ये हाइड्रोकार्बन्स होंगे, हाइड्रोकार्बन्स जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के बने होते हैं, तो वहां पे स्टार्टिंग में ALK और लग जाएगा बस, ठीक है। इसको क्या बोला था, इसको बोला था सैचुरेटेड, इन दोनों को क्या बोला था, अनसैचुरेटेड। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि कार्बन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, जैसे इथेनॉल हो गया, अल्कोहल की बात की थी, ठीक है। उसके बाद में इथेनोइक एसिड हो गया। उसके बाद में हम लोगों ने एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन जिसमें एस्टर्स का फॉर्मेशन हो रहा था, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो परफ्यूम में या फिर एज अ फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज होते हैं। सपोनिफिकेशन देखा था जो कि सोप मेकिंग प्रोसीजर था। उसके बाद में हम लोगों ने समझा था कि जो हमारा सोप होता है उसका क्लींजिंग पावर किसकी हेल्प से होता है, उसका क्लींजिंग पावर होता है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स, ठीक है। जो सोप्स होते हैं वो हमारे सोडियम सोल्ट्स होते हैं कार्बोनिक एसिड्स के, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लॉन्ग चेन के सोडियम सॉल्ट्स या पोटेशियम सॉल्ट्स को हम सोप्स बोल रहे थे, ठीक है। वो क्या कर रहे थे, उसमें से जो चार्ज रीजन था वो हमारा हाइड्रोफिलिक रीजन था, यानी कि पानी से अट्रैक्ट हो रहा था, और जो लॉन्ग चेन थी वो हमारी हाइड्रोफोबिक रीजन थी, ठीक है। ये लॉन्ग चेन थी और इसके ऊपर इस तरह से हमारा ग्रुप लगा हुआ था O- और Na+, ठीक है। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड था। ये लॉन्ग चेन जो थी ये हमारी हाइड्रोफोबिक थी और ये पार्ट हमारा हाइड्रोफिलिक था। तो ये क्या कर रहे थे, हाइड्रोफोबिक जो पार्ट था वो ऑयल मॉलिक्यूल के आसपास इकट्ठा हो जा रहा था और फॉर्मेशन कर रहा था मिसेल की, जो कि रिस्पॉन्सिबल था फॉर द क्लींजिंग एक्शन। ये हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद में हम लोगों ने ये देखा था कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स जो होते हैं, हम लोगों ने दो टाइप के हार्डनेस उससे भी पुरानी क्लास में पढ़ी थी, एक टेम्पररी हार्डनेस, एक परमानेंट हार्डनेस। कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स की वजह से हार्डनेस होती है, बिल्कुल, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो कैल्शियम था ये ही इसके साथ में एक बड़ा सा एक कंपाउंड बना ले रहा था जिसकी मैंने बात की थी, जिसकी वजह से क्लींजिंग एक्शन नहीं हो पा रहा था, इसीलिए हार्ड वाटर के साथ में लैदर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। टेम्पररी हार्डनेस को कैसे तुम लोग ट्रीट करते हो, बाय बॉइलिंग। परमानेंट हार्डनेस को कैसे ट्रीट करते हो उसका तरीका अलग था, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बॉइलिंग से नहीं हो रहा था, इसीलिए उसे परमानेंट हार्डनेस बोला था, ठीक है। ये सब एकदम क्लियर होना चाहिए कि किस तरह कैल्शियम एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना के नहीं करने दे रहा था सोप को अपना काम, ठीक है। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में। अब समझो, अब हम बात करने वाले हैं हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। तो जब हम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा था कि एनिमल किंगडम में हम लोगों ने प्लांट किंगडम में चीज़ों को क्लासिफाई किया था, जमाया था। क्यों जमाया था? जिससे हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ सकें, ठीक है। सबके इतने सारे एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, उन सबकी प्रॉपर्टीज को याद रखना, फिजिकल प्रॉपर्टीज को, केमिकल प्रॉपर्टीज को याद रखना हमारे लिए बहुत टफ है, ठीक है। और सिर्फ हमें याद थोड़ा रखना है, उसको अप्लाई भी तो करना है डेली लाइफ में इतनी सारी चीज़ों में। इसीलिए हम लोगों ने क्या सोचा कि हम इसको एक अच्छे से जमा देते हैं अलमारी में, ठीक है, जिससे हम लोगों को सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स ना एक एक जगह मिल जाए।
ठीक है, वहां से हम निकाल लेंगे अपनी सुविधा के अनुसार। तो अब साइंटिस्ट ने इन्हीं को जमाना शुरू किया। किस तरह से जमाना शुरू किया वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि 118 एलिमेंट्स टोटल हमें नोन है, जिसमें से 94 ऐसे हैं जो नेचुरली ऑकरिंग है। ठीक है, इन्हीं को जमाने की बात की थी। तो इस रेस में सबसे पहले आए थे हमारे सर डुबेरनर। ठीक है, सर डुबेरनर ने क्या किया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप में जमा दिया। ठीक है, जब इन्होंने 3-3 के ग्रुप में जमाया तब इन्होंने नोटिस किया कि जो बीच वाला जो एलिमेंट था, अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के उसमें जमाया जाए, क्रम में जमाया जाए, तो जो बीच वाला एलिमेंट था वो फर्स्ट वाले और थर्ड वाले एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का एवरेज वाला एटॉमिक मास था उसका। ठीक है, समझो मैंने क्या बोला है। सबसे पहले ही ट्राइड टू अरेंज द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप्स। ठीक है, इसके बाद में उन्होंने 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, इसीलिए बेटा इसको ट्रायड बोला है। 3-3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। अब इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के क्रम में जमा दिया। इंक्रीज होते जाएंगे एटॉमिक मासेस जैसे जैसे हम देखेंगे एलिमेंट्स को। ठीक है, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का उनने एक ट्रायड बनाया था तो उसमें एटॉमिक मासेस कितने थे? 6.9, 23.0 और 39। अब इसमें 6.9 और 39.0 का एवरेज अगर रफली निकालें तो 23 आएगा। ये उनका एक ट्रायड था। इस बेसिस पे उन्होंने ट्रायड्स बनाने की कोशिश की। अब कितने ट्रायड्स बना पाए थे वो? देखो उस टाइम पे बेटा सिर्फ 30 प्लस कुछ एलिमेंट्स अवेलेबल नोन थे हम लोगों को। अवेलेबल तो क्या, नोन थे। ठीक है, तो उन्होंने 3 ही ट्रायड ऐसे बना पाए थे। ये रहे वो 3 ट्रायड्स। ठीक है, ये रहा एक ट्रायड, ये रहा एक ट्रायड, ये रहा एक ट्रायड। सिर्फ 3 ही ट्रायड्स वो बना पाए थे, इसीलिए ठीक है, इसीलिए इनके क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि यूजफुल इतना था ही नहीं। 3 ही तो ट्रायड बना पाए, बाकी एलिमेंट्स का क्या करेंगे? उस टाइम तो इतने नोन भी नहीं थे, लेकिन बाद में जो आए एलिमेंट्स उनको हम इस तरह से नहीं जमा पाए, इसीलिए ये यूजफुल नहीं था। आगे हम गए किसके ऊपर? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, अब ऑक्टेव्स क्या होता है? जिस तरह ट्रायड तो समझ में आ गया बेटा, ऑक्टेव्स एक म्यूजिक में यूज होने वाला टर्म है। ठीक है, 8 का ग्रुप होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तानी म्यूजिक में हम बात करते हैं तो हमारा सरगम होती है सा रे ग म प ध नि सा और सा। ठीक है, स्टार्टिंग देखो सा से शुरू हुआ, सा पे खत्म हुआ। ठीक है, बीच में कितने आए? ये 8 का ग्रुप होता है, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 पे वापस रिपीट हुआ। यानी कि जो पहला वाला एलिमेंट होगा और जो 8th वाला एलिमेंट होगा न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स में, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी। इस बेसिस पे इन्होंने जमाया। अब देखो क्या लिखा हुआ है, दीज वर अरेंज्ड then known as the elements in the order of increasing atomic masses। इन्होंने भी increasing atomic masses के फॉर्म में इनको जमाया। अब he started with the element having the lowest atomic mass, that was hydrogen, and ended at thorium which was the 56th element। उस टाइम ज़्यादा एलिमेंट्स उस टाइम भी नहीं पता थे। ठीक है, तो उन्होंने 56th एलिमेंट थोरियम पे इसको एंड किया। अब उन्हें ये पता चला कि जो एवरी 8th एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर टू थी किससे? फर्स्ट से। जिस तरह जो हमारा ऑक्टेव था उसमें सिमिलर होती हैं। ठीक है, he compared this to the octaves found in music, therefore he called it the law of octaves। ठीक है, देखो म्यूजिक में इस तरह से होता है। अब देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के फॉर्म में जमा दिया। ठीक है, अब जो फर्स्ट वाला होगा उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर किससे होंगी? जो 8th वाला होगा उससे। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे ऑक्टेव्स बना दिए। एक क्लासिफिकेशन का बेटा ये भी तरीका था। ठीक है, तो इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड सोडियम वर फाउंड टू बी सेम। ये रहा हमारा लिथियम और 8th से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सोडियम से इसकी प्रॉपर्टीज मैचिंग थी। ठीक है, सिमिलरली बेरिलियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम से अगर काउंट करें तो ये 8th पे आ रहा है। बेरिलियम की प्रॉपर्टी सिमिलर किससे थी? मैग्नीशियम से सिमिलर थी। ठीक है,
इसी तरह से उन्होंने बताया कि हम सारे एलिमेंट्स को जमा सकते हैं, लेकिन 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 ये सिर्फ कैल्शियम तक ही हमारा ये जो सिस्टम था वो एप्लीकेबल था। उसके बाद में हर एक एलिमेंट जो था, हर एक एलिमेंट ये प्रॉपर्टीज शो नहीं कर रहा था फर्स्ट एलिमेंट के साथ में, ठीक है। इट वाज अज्यूम्ड बाय न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर। उन्होंने यही अज्यूम कर लिया, उन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि इसके बाद हमें कोई एलिमेंट्स मिले ही नहीं। भैया इतना ओवर कॉन्फिडेंट बंदा था, ठीक है, कि 56 एलिमेंट्स हैं तो 56 ही रहने वाले हैं ये। लेकिन लेटर बहुत सारे और भी एलिमेंट्स आए भैया, टोटल तो हमें 118 पता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू फिट द एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल, न्यूलैंड एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट, ठीक है। उन्होंने थोड़ा अपने सिस्टम को सही बताने के लिए 2-2 एलिमेंट्स को भी एक एक स्लॉट में डालना शुरू कर दिया, जिससे हमारा अल्टीमेटली ये पता चल जाए कि फर्स्ट और 8th एलिमेंट सिमिलर हो रहा है। जुगाड़ भी बिठाया, लेकिन वो हर बार सही नहीं हो पाया, ठीक है। बट ऑल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम नोट। थोड़ा वही जुगाड़ वाली बात थी, जुगाड़ करने की कोशिश कर रहे थे कि एक ही पॉइंट पे वो 2 एलिमेंट्स को रख लें तो थोड़ा सिमिलैरिटी बन जाए, मेरा ऑक्टेव वाला जो लॉ है वो एकदम सही बैठ जाए, लेकिन ये नहीं हो पाया पॉसिबल, ठीक है। दस न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वर्कड वेल विद लाइटर एलिमेंट्स ओनली। सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के साथ में ही ये सारी प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत मैच कर रही थी कि फर्स्ट वाला 8th वाले से मिल रहा है, बाकी हमें ये नहीं देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिजेक्ट। अब आए सर मेंडलीव, और यहाँ से बेटा यहाँ से थोड़ा पासा पलटा, क्योंकि मेंडलीव ने एक ऐसा सिस्टम हमारे सामने लाकर रखा जो हमें बहुत ज़्यादा यूजफुल लग रहा था, जिसके बेसिस पे हम लोग सारे एलिमेंट्स को बहुत प्यारी तरह से क्लासिफाई कर रहे थे। हाँ, इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें थी जिनको बाद में इम्प्रूव करके फाइनली हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया है, लेकिन बेसिस बेटा यही थे। इन्होंने ही हमें सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट दिया था कि किस तरह से हम लोग चीजों को अच्छी तरह से जमा सकते हैं। तो इन्होंने एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड पूरा का पूरा हमारा सिस्टम बनाया था। सबसे जरूरी बात तुम लोग ये याद रखोगे, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, तो वो थी बेटा एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड। यहाँ पे सिमिलैरिटी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखा कि कितनी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हो सकती हैं। अब The formulae of hydrides and oxides formed by element were treated as one of the basic properties. अब similarity of chemical properties तो कौन सी chemical properties? Elements hydrides बनाते हैं, oxides बनाते हैं, तो वो उनके जो elements के बनाने की power रहती है, कौन कौन से features show करते हैं, इस basis पे हम लोगों ने chemical properties की बात की, ठीक है। चलो अब he observed that most of the elements got a place in the periodic table and were arranged in the order of the increasing atomic masses, ठीक है। atomic masses increasing के order में इन्होंने periodic table में जमाया। अब इन्होंने ये भी देखा कि पीरियोडिक रिकरेंस हो रहा था, एक किस चीज का हो रहा था, सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का, ठीक है। एक तरफ से उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में जमाना शुरू किया, फिर उन्होंने देखा कुछ इंटरवल के बाद में सिमिलर प्रॉपर्टीज मिली, कुछ इंटरवल के बाद में फिर सिमिलर प्रॉपर्टीज मिली, तो उन्होंने अल्टीमेटली एक स्टेटमेंट हम लोगों को दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेंडली फॉर्मुलेटेड अ पीरियोडिक लॉ, ठीक है, एक पीरियोडिक लॉ विच स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी इसका मतलब क्या है, एटॉमिक मासेस अगर इंक्रीजिंग के फॉर्म में हम जमाएंगे यहाँ पे, तो एक चीज यहाँ पे हो रही है कि हर एक प्रॉपर पीरियड के बाद, हर एक छोटे इंटरवल के बाद में, हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद में हमें सिमिलर प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही हैं, इसीलिए इनका सिस्टम हमें थोड़ा अच्छा लगा था, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने जिस फॉर्म में जमाया, वर्टिकल कॉलम्स जो थे हमारे और हॉरिजॉन्टल जो कॉलम्स है उनको उन्होंने क्या नाम दिया है, वर्टिकल कॉलम्स को उन्होंने बोला है ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप्स, ये सारे ग्रुप्स हैं, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, इस तरह से, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज थी बेटा, हॉरिजॉन्टल रोज को उन्होंने बोला ये हैं पीरियड्स। ये फर्स्ट पीरियड, ठीक है, इसको लिखें, ये है हमारे पीरियड्स, ठीक है। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, इस हिसाब से उन्होंने जमाया ग्रुप्स के फॉर्म में और पीरियड्स के फॉर्म में। द सीक्वेंस वाज इन्वर्टेड सो दैट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज कुड बी ग्रुप्ड टुगेदर। देखो, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कुछ कुछ जगह इन्होंने भी थोड़ा सा खेला किया, क्या कि एटॉमिक मास जो था उनको ऊपर नीचे भी रख दिया, जिससे थोड़ा सा जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर हो जाए, ठीक है, अरेंजमेंट थोड़ा सही हो जाए।
अब देखो, अब ये हमारे न्यूलैंड की तरह ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे। इन्होंने ये बताया कि हाँ अभी ऑल एलिमेंट्स पता चल सकते हैं, और उन एलिमेंट्स के लिए उन्होंने खाली जगह भी छोड़ दी अपनी टेबल में। ठीक है, खाली जगह छोड़ दी, और सपोज यहाँ पे एल्यूमिनियम लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे उनने बोला कि यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसका नाम उन्होंने रखा एका एल्यूमिनियम। ठीक है, एका एल्यूमिनियम नाम रखा। ए का उनने जोड़ दिया उनके प्रीसीडिंग जो एलिमेंट है उस पर्टिकुलर ग्रुप में, उसके नाम के आगे उन्होंने ए का जोड़ दिया। ठीक है, एल्यूमिनियम के नीचे कौन आएगा? ए का एल्यूमिनियम आएगा। उसी तरह से इन्होंने आगे भी किया। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे देखो, Mendeleev left some gaps in his periodic table instead of looking upon these gaps as defects. डिफेक्ट्स के फॉर्म में उन्होंने समझा ही नहीं। बड़ा पॉजिटिव बंदा था मेंडलीव। ठीक है, उसने डिफेक्ट के फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं समझा कि ये कोई डिफेक्ट है हमारी टेबल में। ना ना ना, उन्होंने ये बोला कि ये कोई डिफेक्ट नहीं है, यहाँ पे और एलिमेंट आने की गुंजाइश है। ऐसा कोई एलिमेंट है जो हमें अभी पता नहीं है, लेकिन वो बाद में आएगा, और मेरा जो क्लासिफिकेशन है वो एकदम सही है, इस क्लासिफिकेशन में वो एलिमेंट आकर बैठेगा। ठीक है, तो Mendeleev boldly predicted that the existence of some elements that had not been discovered at that time. Mendeleev named them by prefixing a Sanskrit numeral. भैया, हिंदुस्तानी तो हर जगह चली जाती है। ठीक है, संस्कृत तो यहाँ पे भी मेंडलीव ने यूज की थी। उन्होंने एक वर्ड यूज किया था एका, यानी वन, टू द नेम ऑफ प्रीसीडिंग एलिमेंट इन द सेम ग्रुप। जैसे एल्यूमिनियम का मैंने तुम लोगों को एग्जाम्पल दिया। फॉर इंस्टेंस, Scandium, gallium and germanium discovered later have properties similar to Eka boron, Eka aluminium and Eka silicon respectively. The properties of Eka aluminium predicted by Mendeleev and those of element gallium were discovered later and replaced Eka aluminium. ठीक है, not so important. चलो अब देखो मेंडलीव के क्लासिफिकेशन की लिमिटेशन क्या थी। भैया सब बढ़िया चल रहा था, और जो एलिमेंट्स नहीं डिस्कवर हुए थे उनके बारे में भी उन्होंने जगह छोड़ दी। तो अब दिक्कत क्या हुई? कुछ लिमिटेशंस थे इस चीज़ के। फॉर एग्जांपल हमारा हाइड्रोजन था, तो मेंडलीव को ये समझ में ही नहीं आया कि हम हाइड्रोजन को बिठाएं तो बिठाएं कहाँ, क्योंकि उसकी दो प्रॉपर्टीज़ थी। सबसे पहला कि वो अल्कली मेटल्स जैसी प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा था। कौन सी प्रॉपर्टीज़ मैम? तो लाइक अल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा था हैलोजेंस के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, सल्फर के साथ में, और कंपाउंड्स बना रहा था हैविंग सिमिलर फॉर्मूले। तो हमें लगा कि इनको एल्कली मेटल के साथ रखना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, जस्ट लाइक हैलोजेंस के साथ तरह ही ये हाइड्रोजन ऑल्सो एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स एंड इट कंबाइंस विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो बेटा यहाँ पे हैलोजेंस वाली प्रॉपर्टीज भी शो कर रहा है, एल्कली मेटल्स वाली प्रॉपर्टीज भी शो कर रहा है, और ऐसे कैसे काम चलेगा? तो मेंडलीव को कंफ्यूजन हो गया कि भैया कहाँ रखें। तो ये एक हमारा लिमिटेशन हो गया था कि कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं दे पाए हम हमारे हाइड्रोजन को। ठीक है, उसके बाद में आइसोटोप्स का कंसेप्ट आया था, तो आइसोटोप्स को भी ये नहीं समझा पाए थे, क्योंकि डॉल्टन में भी यही था एक ड्रॉबैक आइसोटोप्स के बारे में कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग जो फॉर्म्स, एटॉमिक मासेस, अलग अलग एटॉमिक मासेस के फॉर्म में मिल रहा था। जैसे हमने हाइड्रोजन की बात की थी, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। ठीक है, अलग अलग एटॉमिक मासेस थे इनके। तो इनका क्या कंसेप्ट था, इनको किस तरह से हम लोग पीरियोडिक टेबल में रखें, इसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी। ठीक है, तो आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड लॉन्ग आफ्टर मेंडलीव हैड प्रपोज्ड हिज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज थी, डिफरेंट एटॉमिक मासेस थे। उसके बाद में दस आइसोटोप्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स पोज्ड अ चैलेंज फॉर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, उसके बाद में अनदर प्रॉब्लम क्या थी कि एटॉमिक मासेस डू नॉट इंक्रीज इन अ रेगुलर मैनर इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू नेक्स्ट, सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स। ठीक है, जब हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के फॉर्म में बिठा देंगे, तो हम लोग को एग्जैक्ट नहीं पता था कि भैया एक का एटॉमिक मास अगर 16 है, एक का एटॉमिक मास 18 है, तो बीच में एक आ जाएगा 17 वाला। ये हमें पता नहीं, इतना रेगुलर भी नहीं था कुछ, तो हम एग्जैक्ट नंबर नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे थे इनकी टेबल से भी। स्पेशली जब हम हैवियर एलिमेंट्स की तरफ जा रहे थे तभी तो थोड़ी चीज़ और कॉम्प्लिकेट हो जा रही थी, इसीलिए ये भी हमारे एक ड्रॉबैक हो गया। तो क्या क्या ड्रॉबैक्स हो गए? सबसे पहला हो गया कि भैया हाइड्रोजन को रखने के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर जगह ही नहीं है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या हो गया कि आइसोटोप्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के फॉर्म में तो वो कर रहे हैं, लेकिन एटॉमिक मासेस जो होते हैं वो और सारे जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें, सपोज हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन के ऐसे 3 आइसोटोप्स हैं जिनके अलग अलग एटॉमिक मासेस हैं। अब क्या करोगे तुम?
तो इसके बारे में कुछ नहीं बताया। उसके बाद में उन्होंने ये भी नहीं बताया कि एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स मिसिंग है, तो ये भी हमारा एक लिमिटेशन हो गया था। अब क्या हुआ, इन्हीं के स्टूडेंट थे, सर मेंडलीव के ही स्टूडेंट थे हेनरी मोजले, और इन्होंने आके बाकी का जो हमारा पूरा सिस्टम था उसको बदला। ठीक है, इसमें जो भी लिमिटेशंस थी उन्होंने बोला गुरुजी के जो भी लिमिटेशंस थी उनको मैं पूरी करूंगा और इस दुनिया को लाकर दूंगा एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसके बाद उन्हें और किसी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहीं से सारा काम होने वाला है। और यहाँ पे उन्होंने क्या खेल कर दिया, बस एक चीज में बदलाव किया कि एटॉमिक मास जो है एटॉमिक मासेस के फॉर्म में रखने की जगह इन्होंने रखा एटॉमिक नंबर्स। इन्होंने चूज किया कि हम एटॉमिक नंबर्स के फॉर्म में अगर टेबल को जमाएंगे तो हमारे लिए बहुत सारी चीजें इजी हो जाएंगी। देखो, he showed that the atomic number of an element is more fundamental property than its atomic mass। एटॉमिक नंबर के क्रम में जमाओगे तो कम परेशान होगे, ये इन्होंने हमें बताया था। ठीक है, अकॉर्डिंगली मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज मॉडिफाइड एंड एटॉमिक नंबर वाज अडॉप्टेड एज द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बेटा क्वेश्चन आएगा यहीं से कि जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस बेसिस पे है, तो वो है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल हमारी एटॉमिक मासेस के बेसिस पे थी। ठीक है, तो द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कैन बी स्टेटेड एज फॉलोज, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड नॉट ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इस चीज को बेटा याद रखना। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर बेसिकली होता क्या है, मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया था, जितने भी हमारे न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उनको हम लोगों ने बोला था एटॉमिक नंबर। ठीक है, जैसे फॉर कार्बन के एग्जांपल की बात करूं तो कार्बन का हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा एटॉमिक नंबर, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स अवेलेबल होते हैं। मैंने तुम लोगों को ये भी बताया था कोई न्यूट्रल एटम अगर होता है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हम एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते थे, लेकिन नहीं बोला क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो कम ज्यादा होते रहते हैं, प्रोटॉन्स का नंबर फिक्स रहता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के अंदर होते हैं। ये तो चलो रिवीजन हो गया। अब एटॉमिक नंबर गिव्स अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड दिस नंबर इंक्रीजेस बाय गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे। ठीक है, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ बढ़े, एक का 6 है एटॉमिक नंबर, एक का 7 है, तो इसमें 6 प्रोटॉन्स होंगे, इसमें 7 प्रोटॉन्स होंगे। आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारा बढ़ता जाएगा, ये बताया था। ठीक है, अब elements when arranged in order of increasing atomic number lead us to the classification known as the modern periodic table। modern periodic table का कौन से बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, बार बार बोलते रहो, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है इसे। ठीक है, चलो ये रही हमारी प्यारी सी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, यहाँ पे देखो सारे एलिमेंट्स को जो जमाया गया है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पे जमाया गया है। दिस शुड बी वेरी क्लियर। ओके, now the modern periodic table has 18 vertical columns known as groups। ठीक है, 18 यहाँ पे वर्टिब्रल हमारे पास, मैं देखो वर्टिब्रल बोल रही हूँ, वर्टिकल कॉलम्स। ठीक है, बायो नहीं है, केमिस्ट्री है। ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स कितने हो जाते हैं, ये हमारे सारे क्या हैं, ये हमारे ग्रुप्स हैं, और ये क्या है हमारे, ये हैं हमारे पीरियड्स। तो कितने पीरियड्स होते हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज, 7 horizontal rows known as periods and 18 vertical columns which are known as groups। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो, groups in the periodic table signify an identical outer shell electronic configuration। तो ये अब नई चीज है और इसको समझना जरूरी है। अगर मैं एक ग्रुप की बात कर रही हूँ यानी कि एक वर्टिकल कॉलम में, तो इसमें किस तरह से चीजों को जमाया गया है। देखो, जो आउटर मोस्ट नंबर होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन का वो सेम होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिथियम सोडियम पोटेशियम की बात करो तो लिथियम में 2 1, सोडियम में एक शेल बढ़ गया है लेकिन आउटर मोस्ट में अभी भी 1 है, पोटेशियम में एक और शेल बढ़ गया लेकिन आउटर मोस्ट में अभी भी 1 है, रुबीडियम में भी एक और शेल बढ़ गया, आउटर मोस्ट में अभी भी 1 है। इसी तरह से एक ग्रुप में अगर तुम ऊपर से नीचे जाओगे बेटा तो हमेशा आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो सिमिलर मिलेंगे तुम्हें एक ग्रुप में, लेकिन
अगर तुम एक पीरियड में मूव करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स तो हमारा ग्रुप में जाने से बढ़ रहा था, यहाँ पे हमारा इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि हमारी वैलेंसी चेंज हो रही है जब हम इस तरफ जा रहे हैं। इस तरफ जा रहे हैं तब हमारी वैलेंसी सेम रहेगी, क्योंकि वैलेंसी मतलब आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल मूविंग अलोंग अ ग्रुप इज सेम। Therefore, यहाँ पे वैलेंसी सेम होगी, यहाँ पे वैलेंसी बेटा बदल रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारी वैलेंसी बदलती है जैसे हम यहाँ से यहाँ जा रहे होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल चेंजेस। अब देखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल्स आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ेंगे, लेकिन अगर किसी एक पीरियड में, अगर किसी एक पीरियड के एक एलिमेंट में दो शेल है, शेल यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स डाल रहे थे ना हम, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस, अगर इसमें दो शेल है तो पीरियड के सारे एलिमेंट्स में दो ही शेल होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है आउटर मोस्ट शेल में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बदल जाता है, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम रहेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से नीचे जा रहे हैं तो सपोज इसके पास एक शेल है, इसके पास दो शेल हो जाएंगे, इसके पास तीन शेल हो जाएंगे, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसके पास नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पे बेटा सेम हो जाएंगे। ठीक है, बस यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा। क्या इससे समझ में आया? अब यहाँ पे शेल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम है, यहाँ पे नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता जा रहा है, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स हमारा जो होता है वो सिमिलर होता है। ठीक है, अगर नया यहाँ पे देखो एक लाइन अच्छी लिखी हुई है, ईच पीरियड मार्क्स अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल गेट फिल्ड। अगर हम इस पीरियड से इस पीरियड में जाएंगे यानी कि हमारे पास एक शेल एक्स्ट्रा जुड़ गया है, अब हम एक एक्स्ट्रा शेल के साथ में पूरे पीरियड पे चलेंगे, ये समझना जरूरी था बेटा। अब देखो, पीरियोडिक टेबल ग्रुप्स एंड पीरियड्स, 18 ग्रुप्स हैं, ये हमारे 18 ग्रुप्स हैं और ये हमारे पीरियड्स हैं। ठीक है, ये जो सारे हैं इनमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सिमिलर होगा नंबर, यानी कि वैलेंसी सिमिलर होगी, यानी कि हमारे जो रिएक्टिंग पावर है, रिएक्टिंग पावर किसके ऊपर डिपेंड करती है? हमारी वैलेंसी के ऊपर डिपेंडेंट करती है। जो हमारे केमिकल रिएक्शंस है, जो हमारा प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट करती हैं कि वो रिएक्ट किस तरह कर रहा है, और रिएक्ट किस तरह कर रहा है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट करता है? वैलेंसी के ऊपर। वैलेंसी यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो किसमें सिमिलर है? एक ग्रुप में सिमिलर होते हैं। यहाँ से यहाँ तो सिर्फ शेल सिमिलर है, यहां से यहां मूव करने पे तो सिर्फ शेल सिमिलर होता है बच्चे। ठीक है, चलो अब द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द शेल डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मूला 2n²। ये हमें पता है। फॉर एग्जाम्पल के शेल में दो ही होंगे, देयरफॉर जब हम पीरियड में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ये पीरियड, ये पीरियड, ये पीरियड, तो उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे ये हमें कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि सपोज एक ही शेल है, ठीक है, एक ही शेल है तो उसमें कितने, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हुआ। अब इसमें तीसरा डाल दूं क्या? तीसरा नहीं डाल सकती, क्योंकि 2n² के अकॉर्डिंग हमारे पहले शेल में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देयरफॉर इन द फर्स्ट पीरियड देयर विल बी ओनली 2 एलिमेंट्स। अब देखो, अब अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड में देखो यहाँ पे बनाते हैं, हमारा पहला वाला जो था, ठीक है, उसमें सिर्फ एक ही शेल था, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन भर दिया। देयरफॉर 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फर्स्ट पीरियड। उसके बाद में सेकंड की बात करूं तो दो शेल्स मौजूद होंगे हमारे सेकंड के पास में, इस तरह से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू करो, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, इस तरह जाते जाते हमारे पास में एक ऐसा आ जाएगा जिसके पास में 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं और आगे बढ़ सकती हूँ क्या? अब मैं इसमें और इलेक्ट्रॉन्स डाल सकती हूँ क्या? नहीं डाल सकती मैं। इसीलिए सेकेंड पीरियड जो होगा उसके पास में बेटा सिर्फ 8 एलिमेंट्स होंगे। हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी पता चलता जा रहा है हमारे इससे। ठीक है, इसी तरह से हमारे जो पहला पीरियड होता है उसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं,
जो हमारा सेकेंड वाला पीरियड होता है उसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ होते हैं उसमें 8, 18, 18, 32 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और भी कंसेप्ट लगता है बेटा इस नंबर को लाने के लिए, लेकिन वो हमारा थोड़ा हायर क्लास में चला जाता है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखोगे। पहले में कितना, 2 हो जाएंगे, ठीक है, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 हो जाएंगे, फिर चौथे उसमें 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पीरियड हमारे हो गए कंप्लीट। और तुम लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से याद रखोगे क्योंकि CDS में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि शायद 4th का पूछा गया था या 3rd का पूछा गया था, शायद 4th का पूछा गया था कि 4th पीरियड में कितने एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, तो हम यहाँ से बता सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आया था बेटा। ठीक है, रिमेंबर दिस, ये हमने समझ में आ गया है। अब द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल्स अबाउट इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। कैसे, अगर इस ग्रुप में मौजूद है, इस ग्रुप में सपोज फर्स्ट ग्रुप में मौजूद है, तो फर्स्ट ग्रुप में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि इसकी कैपेसिटी क्या होगी, यानी कि सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। मिनिमम उसमें कैसे स्टेबल हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा तो ये मेटल हो जाएगा। तो हमें ऐसे पता चल जाएगा कि कोई भी अगर कहीं भी एलिमेंट किसी भी पोजीशन पे लोकेटेड है तो हम उसकी प्रॉपर्टी बेटा बता सकते हैं। इतना इजी हो गया है हमारे लिए किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को बताना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो ट्रेंड क्या है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, किस तरह से चीजें बदल रही हैं, इस चीज को समझो। सबसे पहले आ जाता है हमारा वैलेंसी। अब वैलेंसी में क्या हो रहा है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले में एक ही इलेक्ट्रॉन था तो हम उसको लूज कर सकते हैं, तो +1 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 को लूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। बीच वाला जो ये पोर्शन होगा यहाँ पे मोर देन 1 ऑक्सीडेशन नंबर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में इस साइड हम आ गए तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। अब जब 4 हो जाते हैं जहाँ पे कार्बन आता है तब वो तो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा था। फिर हम और अगर आगे जाएंगे हमारे पास 5, 6, 7, 8 आएंगे, तब मैंने बताया था 8 - x से हम वैलेंसी निकालते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को अब गेन करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करेंगे तो -3, -2, -1 और अल्टीमेटली यहाँ पे एंड में कौन आ जाता है बेटा, एंड में यहाँ पे हमारे पास आ जाती है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की वैलेंसी 0 होती है क्योंकि इनको स्टेबल होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, ऑलरेडी स्टेबल होते हैं। इनका जो आउटर मोस्ट होता है शेल उसमें ऑलरेडी फिल्ड होता है, वो पूरा का पूरा ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे नोबल गैसेस, तो यहाँ पे वैलेंसी 0। इस हिसाब से हमारी वैलेंसी चेंज होती जाती है हमारी पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, चलो उसके बाद में एटॉमिक साइज की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से एटॉमिक साइज चेंज होता है। नीचे जाते जाते हैं तो बढ़ता जाता है, इस साइड जाते हैं तो कम होता जाता है। इतना हमें याद रखना है। कैसे, क्यों हो रहा है ये, देखो एटॉमिक रेडियस जो है हमारा डिक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड। क्यों डिक्रीज करता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो पुल करता है इलेक्ट्रॉन को क्लोजर टू द न्यूक्लियस रिड्यूस होता जाता है साइज। ठीक है, देखो इसको समझो, इसको समझाती हूँ मैं। इस चीज को समझो बेटा कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं वैसे वैसे हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे। यहां से यहां हम मूव कर रहे हैं, अगर रुको लेट मी चेंज द कलर, हम यहां से यहां जैसे मूव करते हैं लेफ्ट से राइट में, तब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं हमारे, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे तो जो न्यूक्लियस का खींचने का पावर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचने का पावर है, वो बढ़ता जाएगा। और अगर वो बढ़ता जाएगा तो साइज छोटा होता जाएगा। रुको और अच्छे से समझाती हूँ। अगर यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स हैं हमारे किसी एलिमेंट के पास में और यहाँ पे 4 प्रोटॉन्स हैं, तो 4 प्रोटॉन्स उनके आसपास के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा तेजी से खींचेंगे। और जो ये यहाँ पे सपोज 3 प्रोटॉन है तो ये 3 प्रोटॉन जो अपने आसपास के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको थोड़ा कम खींच पाएंगे। 4 प्रोटॉन ज्यादा
ज्यादा प्रोटॉन्स यानी ज्यादा खींचने की पावर, और ज्यादा अगर अपने पास में खींचेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स को तो साइज तो छोटा हो जाएगा, ज्यादा अपने पास में खींच लिया इसीलिए साइज छोटा होता जाता है। लेकिन अगर हम नीचे जा रहे हैं ग्रुप में तो क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रहा है। यहाँ पे एक ही शेल था, यहाँ पे 2 शेल आ गए, 3 शेल आ गए, 4 शेल आ गए, तो शेल इंक्रीज हो रहा है तो साइज तो इंक्रीज होना ही है। ठीक है, ये है हमारा एटॉमिक साइज के बेसिस पे जो हमारा ट्रेंड चल रहा है। देखो इसको पढ़ो। You will see that the atomic radius decreases in moving from left to right along a period. This is due to an increase in the nuclear charge. Nuclear charge यानी कि जो प्रोटॉन्स हैं उनका नंबर बढ़ रहा है, which tend to pull the electron closer. जितना ज़्यादा न्यूक्लियस में पावर उतना ज़्यादा वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपने पास में खींचेंगे और साइज हो जाएगा छोटा। ठीक है, You will see that the atomic size increases down the group. क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यू शेल्स ऐड हो रहे हैं। बस इतना सा यहाँ पे हमें समझना था बेटा। अब देखो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज, तो हमारे पीरियोडिक टेबल में इस तरह का एक जिगजैग लाइन है जो मेटल्स को नॉन मेटल से सेपरेट करा है। मैंने पहले भी बताया था सिर्फ 22 नॉन मेटल्स हमारे नोन हैं, बाकी सारे हमारे मेटालिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो जो रेड में है ना बेटा, ये सारे हमारे क्या हैं, मेटल्स हैं, और ये जो हमारे ब्लू में है ये हैं हमारे नॉन मेटल्स। और ये किससे हो रहे हैं सेपरेट, एक जिगजैग लाइन से। और बीच में जो ये है येलो कलर से, ये हमारे क्या हैं बेटा, ये हमारे हैं मेटलॉइड्स, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, बीच में आते हैं। ठीक है, जो बीच में आ रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, वो क्या है बेटा, वो हैं हमारे मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, अब इसको पढ़ो। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल a zigzag line separates metals from non metals. The borderline elements कौन कौन से होते हैं बॉर्डर लाइन, ये हमारे हो गए बोरॉन हो गया, सिलिका हो गया, जर्मेनियम हो गया, हमारा आर्सेनिक, एंटीमनी हो गया, टेल्यूरियम, पोलोनियम हो गया। दीज आर इंटरमीडिएट इन प्रॉपर्टीज एंड आर नोन एज द मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स। ठीक है, ये हमें समझना था। पोलोनियम भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, पोलोनियम भी मेटलॉइड हो जाएगा। चलो इसके बाद में as the effective nuclear charge acting on the valence shell electrons increases, the tendency to lose electrons will decrease. अब देखो मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, दे लूज इलेक्ट्रॉन, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इसीलिए हम जब यहाँ से यहाँ मूव कर रहे थे तब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे बढ़ रहे थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे थे तो वो इलेक्ट्रॉन्स को और अपने पास खींच रहे थे, और अपने पास खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएगा, क्योंकि प्रोटॉन के बहुत स्ट्रॉन्ग पावर से वो कनेक्टेड है, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल हो जाएगा, और निकलना मुश्किल हो जाएगा तो उसके लिए गेनिंग विल बी बेटर, और यहाँ पे निकलना ईजी हो जाता है। इसीलिए हमें हमारी पीरियोडिक टेबल में इस साइड मेटल्स देखने को मिलते हैं और इस साइड नॉन मेटल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ से यहाँ जब जा रहे हैं तब प्रोटॉन्स की जो पावर है वो बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखने की। इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ही रखेंगे, जाने नहीं देंगे हम, और अगर नहीं जाने देंगे तो मेटल नॉन मेटल्स की वो प्रॉपर्टी हो जाएगी। डाउन द ग्रुप द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज डिक्रीजिंग बिकॉज द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फादर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। यहाँ पे एक शेल है, यहाँ पे 2 शेल हैं, यहाँ पे 3 शेल हैं, तो जो आउटर मोस्ट वाला शेल रहेगा वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस पावर से थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, उसका जो न्यूक्लियर से जो पावर है ऑफ अट्रैक्शन वो कम रहेगा, देयरफॉर दीज कैन बी लॉस्ट इजीली, इनको लूज करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मेटालिक कैरेक्टर जो है वो हमारा डिक्रीज अराउंड अ पीरियड एंड इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। इस चीज़ को समझा कि नहीं समझा बच्चे? यहाँ से यहाँ जब हम जा रहे हैं तब तो हमारा मेटालिक नेचर कम हो रहा है, लेकिन जब हम नीचे जा रहे हैं ग्रुप में, जब हम नीचे जा रहे होते हैं तब लूज इलेक्ट्रॉन करना हमारा नीचे जाते जाते इजी होता जाता है। क्यों? क्योंकि जो शेल्स हैं, शेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, वो दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, साइज बढ़ता जा रहा है, यहाँ से यहाँ साइज बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन दूर होता जा रहा है न्यूक्लियस से, और जैसे ही न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा न्यूक्लियस की उसके ऊपर पकड़ कमजोर होती जाएगी, लूज करना इलेक्ट्रॉन को इजी हो जाएगा। इसीलिए जो मेटालिक कैरेक्टर है बेटा वो अक्रॉस द पीरियड, यानी कि हमारे इस डायरेक्शन में तो हमारा मेटालिक नेचर कम हो रहा है और इस डायरेक्शन में हमारा मेटालिक नेचर बढ़ रहा होता है। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है बेटा, कंसेप्चुअल चीज है ये। ठीक है,
Non-metal on the other hand are electronegative. They tend to form bond by gaining electrons. Non-metals electrons को gain करते हैं, जैसा मैंने बताया था, ठीक है. इसीलिए ये राइट हैंड साइड पे मिलते हैं towards the top, ठीक है, क्योंकि नीचे जा रहे हैं तो मेटालिक नेचर बढ़ रहा है, यहाँ जा रहे हैं तो कम हो रहा है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें नॉन मेटल्स मिलते हैं, ठीक है. अब इन ट्रेंड्स की वजह से हमें ये भी पता चल पाता है कि जो ऑक्साइड्स बनते हैं मेटल से या कोई भी एलिमेंट से, वो बेसिक बन रहे हैं कि एसिडिक बन रहे हैं, क्योंकि अगर वो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं तो वो बेसिक होंगे, अगर वो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं तो वो बेसिक होंगे, और अगर वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं तो वो एसिडिक होंगे. ये हमें पहले से ही पता था. तो एलिमेंट का ऑक्साइड कैसा होगा, बेसिक होगा या एसिडिक होगा, ये भी हम इस ट्रेंड के थ्रू बता सकते हैं. यही यहाँ पे लिखा हुआ है. इट इज नोन टू यू दैट ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक एंड दैट ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन जनरल. तो बेटा दिस वाज द एंड ऑफ द टॉपिक. यहाँ पे हमारा पीरियोडिक एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, ठीक है. हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले डुबेरिनर्स की ट्रायड को समझा कि उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के फॉर्म में जमाया और 3-3 के ग्रुप्स बनाए, जिसमें से जो स्टार्टिंग वाला और तीसरा वाला जो एलिमेंट था उनका जो एवरेज था वो हमारा सेंटर वाले एलिमेंट का आ रहा था, रफली आ रहा था. 3 ही ट्राइड्स बने थे इसलिए वो कैंसिल कर दिया. फिर हमारा आया था ऑक्टेव, ठीक है. न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स आए थे जिसमें जो पहला वाला था और 8th वाला एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रही थी, लेकिन ये सिर्फ कैल्शियम तक आ पा रहा था. लाइटर एलिमेंट्स के लिए ये सुटेबल था, हेवियर एलिमेंट्स के लिए सुटेबल नहीं हो पा रहा था. फिर सर मेंडलीव आए. मेंडलीव सर ने पीरियोडिक टेबल जमाई, ग्रुप्स जमाए, पीरियड्स जमाए, ठीक है. खाली जगह छोड़ी आने वाले एलिमेंट्स के लिए. अच्छा चल रहा था सब, लेकिन कुछ लिमिटेशंस थी. इन्हीं लिमिटेशंस को दूर किया उनके स्टूडेंट ने, ठीक है. उनके स्टूडेंट ने बनाई क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई, जिसमें उन्होंने एटॉमिक मासेस की जगह एटॉमिक नंबर्स रख दिए, और जब इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स के फॉर्म में रखा तब पीरियोडिकली रेगुलर इंटरवल्स पे हम लोगों को सिमिलर प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल रही थी. ये हमारा बेसिस हो गया था. फिर हम लोगों ने देखा ट्रेंड्स कि किस तरह से हमारा नीचे जाते हुए या फिर लेफ्ट से राइट जाते टाइम क्या क्या चीज़ें बदल रही हैं, साइज़ का क्या चेंज हो रहा है, वैलेंसी किस तरह से चेंज हो रही है, मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटालिक कैरेक्टर किस तरह से आ रहा है, जो जिगजैग लाइन थी जो मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग कर रही थी, बीच में मेटलॉइड्स आ रहे थे, किस तरह से आते हैं. हमने एक एक चीज़ को बेटा समझा है. तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना. जहाँ से भी इस पे क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने बता दिया था, तो जस्ट कीप दैट इन माइंड. इन द नेक्स्ट लेक्चर वील कवर सम मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं. उसके बाद में हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा ज़्यादा केमिस्ट्री अब बचा नहीं है, एक आध चैप्टर और बचा हुआ है. तो हमारा बायो और केमिस्ट्री बेटा पूरा हो गया है. आखिरी दाव हमें खेलना है फिजिक्स के ऊपर, तो उसको भी हम इतना प्यार से निपटा देंगे. रिवाइज करते रहिए, अपना ध्यान रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए. वंदे मातरम.